नमस्कार। आज गुरुवार और सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। आज जो विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजा राम मोहन राय का जन्मदिन है, 253 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी। और भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो पहली बार किसी ने बात की थी तो वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कितने साल पहले से डिस्कशन में है, उसका आज हमें रिमाइंडर है राजा राम मोहन राय की बर्थ एनिवर्सरी पे। फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करना कितना मुश्किल है। अभी बानू मुश्ताक, जिनको प्राइज मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उन्होंने भी बीबीसी के साथ अपने इंटरव्यू में कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो हिस्सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, कितना मुश्किल हो रहा है देश में ही नहीं दुनिया भर में। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन किया था कि जो रूलिंग करते हैं वो लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, लोगों को डिवाइड रखना चाहते हैं, इसलिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं चाहते हैं। ये बात के बीच में आज हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करेंगे। उससे पहले हमने 2 दिन पहले ही हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी को गवाया। डॉक्टर श्रीनिवासन जी, जो एटम बम के ये थे, होमी बाबा के साथीदार, और हमारे गुजरात में जो साहित्यकार कवि प्रवीण भाई गढ़वी को भी हमने गवाया। ये तीनों की स्मृति में हम खड़े रहेंगे, 1 मिनट का मौन ये करेंगे। सबको खड़े रहने के लिए रिक्वेस्ट। सबका धन्यवाद उसके लिए। अभी हम जो बात करेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस या अखबारी स्वातंत्र, ये राजा राम मोहन राय का जन्म जयंती के दिन कर रहे हैं, इसलिए उसका विशेष महत्व है। हमारे साथ बात करने के लिए उर्विश भाई कोठारी, जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं, हमारे जाने माने पत्रकार हैं। और गत वीक में जो हुआ गुजरात में, हमारा बहुत जाना माना, बहुत सर्कुलेशन वाले अखबार पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई है। नई फॉर्मूला 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 50 इयर्स नहीं, इमरजेंसी के 50 इयर्स, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और 50 साल इमरजेंसी के, उसका देखिए क्या माहौल है हमारे देश में और राज्य में। और ईटी और आईटी का रेड एक नया शस्त्र है, और वो शस्त्र हमारे अहमदाबाद गुजरात के पब्लिकेशन पे उठाया गया और अरेस्ट भी हुए। उनका जो काम है, उनका जो रीत बात है, उससे हम लोग अलग मत रख सकते हैं, पर ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात थी तो एमएसडी ने, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी ने स्टेटमेंट भी जारी किया कि वी कंडेम दिस अरेस्ट और रेड को। वही सिलसिले में उर्विश भाई ने भी सोशल मीडिया फेसबुक में बड़ा अच्छा लिखा। हिटलर के टाइम का जो पीरियड था जर्मनी का, वो बहुत ही फेमस पोएट्री है। उर्विश भाई ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि मैं सब ब्लैंक रखता हूँ, कौन किसके लिए नहीं बोलेगा और किसकी क्या बारी आएगी, वो सबको लागू होता है, पर इसको हमें कंडेम करना चाहिए, इसको हम डिफेंड नहीं कर सकते इस स्टेप को। तो उसके सिलसिले में मैंने उर्विश भाई को बोला कि फिर ये बात कहना जरूरी है पब्लिकली। अभी फ्रीडम ऑफ प्रेस की 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी की बात चल ही रही है, और कैसी इमरजेंसी अभी अलग तरीके की हमारे देश में और राज्य में प्रवर्तमान है, उसके संदर्भ में आज ये बात करने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था। बहुत मुश्किल था उनके लिए, मैंने उनको काफ़ी परेशान किया कि नहीं, उर्विश भाई बोलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और उर्विश भाई ने एक बहुत ही मतलब नेचुरली ये स्पिरिट जो है
फ्रीडम ऑफ प्रेस का हमारे सबके लिए उसका जो आग्रह है, इसलिए उन्होंने हाँ बोला कि हाँ जरूर मैं आऊँगा और बात करूँगा। मैं लंबा कुछ बात नहीं कहूँगी और उर्विश भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताने के लिए। उर्विश भाई રાષ્ટ્રીય ભાષામાં ચલાવવાનું છે? ચલાવો તો સારું છે, કારણ કે આ લોકો બહુ જુએ છે બધા લોકો. એવું છે? હા, આ એવું છે. રાખવાનું છે? હા હા એ રાખશો તો બધા સાંભળશે. આ રાષ્ટ્રભાષા વાળું સ્કેન્ડલ મને ખબર નહીં. વાંધો નહીં, એ તો ચલાવી દે. હા તો તમે તો હમણાં રવિવારે ઘણો પરિચય કરાવે ને. हाँ, तो ट्रिगर सबसे पहले तो मैं नार्लिकर साहब को बड़े आदर से याद करना चाहूँगा। उनका कम पढ़ा है, लेकिन भारतीय भाषाओं में साइंस फिक्शन लिखने वाले जो मतलब एकदम मार्के का एकदम मजबूत साइंस फिक्शन लिखने वाले बहुत कम लोग थे। इसमें एक नार्लिकर साहब थे, तो इनका कभी कभार गुजराती में अनुवाद पढ़ने का मौका मिला था, तो वो नहीं रह पड़े, तो उनको याद करते हैं। प्रवीण भाई खड़वी, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कभी लगा नहीं कि मुलाकात नहीं हुई। हमारे मित्र चंदू भाई के कारण ऐसा ही लगा जैसे प्रवीण भाई को नजदीक से जानते हैं, तो उनके लिए भी एक शौक की एक अनुभूति होती है। अब रही बात ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो मीनाक्षी बहन ने ये मुझे दिखाकर ही ये अप्रूवल लिया था, तो अभी मैं उनका कोई नुक्ताचीनी या दोष दर्शन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर रखना होता तो मैं मतलब उस वक्त मैंने इतना थॉट नहीं दिया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेस के मायने बदल गए हैं। अभी लिखना या अभिव्यक्त करना, खास करके सरकार के खिलाफ, ये सिर्फ प्रेस या मीडिया या टेलीविजन का काम नहीं रह गया है। अभी तो जिसके पास भी, यानी कि सबके पास सोशल मीडिया है, तो आप वहां पर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पहले जो प्रेस आता था वो अभी है। और जिस प्रकार से अपने जो महमूदाबाद भाई है अशोका यूनिवर्सिटी के, जिनको सोशल मीडिया पर लिखने के कारण ही इतना सारा झेलना पड़ रहा है, तो वो ऐसी काफी सारी चीजें, मेरी एक मित्र है जो ट्विटर और ये यूट्यूब पे बड़ा अच्छा से तैयार करती है, मिस मेडूसा के नाम से, तो उसने भी एक पोस्ट लिखी थी, तो उसके ऊपर भी अभी मतलब काफी वो एक प्रकार का दबाव चल रहा है। तो अभी हम जिस प्रकार की अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात करना चाहेंगे, जिसमें अखबारी स्वातंत्र या तो मीडिया का स्वातंत्र एक निहित है, उसमें आ ही जाता है, उसका सबसेट है, लेकिन हम बात ब्रॉडर जो है अभिव्यक्ति स्वातंत्र की ये करेंगे। इसके साथ में ये भी उसी सांस में जोड़ देना चाहता हूँ कि अखबारी स्वातंत्र का अर्थ ये हरगिज नहीं होता कि अखबार जो चाहे वो छापे, और ये मैं अखबारों में काम करने के कारण कुछ ज्यादा ही जानता हूँ कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र तो जैसे राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट है, ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है। और आजकल तो हमारी सरकार कुछ ज्यादा ही शौकीन है, लेकिन पहले की भी जो सरकारें थी और भी जो नेता लोग थे, उन्होंने कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट नहीं माना। अलग अलग कारण है, कुछ वैलिड, कुछ सेमी वैलिड, कुछ कंप्लीटली इनवैलिड, लेकिन अलग अलग कारणों से जो भी सत्ता पक्ष में, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों की सेंसरशिप के सामने लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंची, वो इंडियन कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो वल्लभ भाई को भी लगता है कि भाई कुछ तो मतलब होना चाहिए, ऐसे फ्री स्टाइल नहीं चल सकता है। तो ये एक तासीर होती है। आज इस रूम में जितने लोग बैठे हैं, कल इनको मिनिस्टर बना दिया जाए और फिर उनकी मेरा जैसा कोई आलोचना करने वाला आलोचना करे, तो फिर हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो हम उस वक्त देखेंगे।
तो ये एक बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इतनी उदारता, इतनी एक ब्रॉड माइंडेड व्यू, एक कल्चर जैसे जवाहरलाल नेहरू में था, वो हर एक में नहीं होता। वो और दूसरा, वो व्यक्तिगत गुण है। तो पूरा मुद्दा जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रखी जा रही थी या रखी जाएगी, मतलब रखी गई, तो उसमें ये होना ये एक अभिप्रेत ये होना चाहिए था कि ये जो व्यक्तिगत गुण है कि भाई हमको तो आलोचना सहन करनी है, हमको तो आलोचना यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, वो चीज व्यक्तिगत गुण से आगे जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस बने कि भाई आपको तो आप नेता लोग हैं, ऐसे भी आप मोटी चमड़ी के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें फिर क्या बड़ी बात है, ये भी आप सुन लीजिए ना, ये आम लोग कहते हैं। तो ये तो पहली बात ये है कि ये जो सिलसिला है एनक्रोचिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आज का नहीं है। ये हमको सबसे पहले एक रेखांकित करना चाहिए। बहुत साल पहले, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ वैसे, पत्रकार हूँ इसलिए, तो एक बार मैं इमरजेंसी के बारे में कोई किताब पढ़ते तो इमरजेंसी के बारे में एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्रेमिंग की जो प्रोसेस है वहां से लेकर, मैं भूल गया क्या किताब का नाम किसने लिखी थी, उसमें वो एकदम चिन्हित करके दर्शाया गया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, मतलब इमरजेंसी ऐसा नहीं हुआ कि वन फाइन मॉर्निंग आप जगे और इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी और प्रावधान एकदम से आ गया था। देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे 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 करके एक एक चीज वन थिंग एट ए टाइम, उसमें आपकी आपकी जो फ्रीडम है उसमें से कटती जाती है। कई बार बड़े वैलिड प्रीमाइस होते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि हम जहां तक भी पहुंचे, जहां पर भी पहुंचे, वहां ऐसे ही नहीं पहुंच गए। इट हैज बीन ए लॉन्ग जर्नी। तो हम जब ये मकाम पर खड़े हैं, और ये बड़ा ही दुखदायक, बड़ा ही एक तरह से कहिए कि देश की अगर आजादी की बात करें तो उसके इतिहास का एक बड़ा ही सबसे नीचा पड़ाव है। इससे नीचा पड़ाव आज तक हमने नहीं देखा है, लेकिन यह अचानक नहीं आ गए। इस नीचे उतरने की गति तो चालू थी। हम मतलब स्टेयर्स से उतर रहे थे, फिर किसी ने लिफ्ट डलवा दी, तो एकदम से फिर हमारी स्पीड जो है, हम एकदम से 100वें मंजिल से बेसमेंट में चले गए। पहले 110, 109, 100, धीरे धीरे करके हम नीचे तो उतर रहे थे, ये हकीकत है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला ये है कि इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, और वो अगर समझने में दिक्कत होती है तो आप सोच लीजिए कि ये जो बंदूक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आप उसकी कौन सी साइड पे हैं। इसके ऊपर आप जब विपक्ष में हैं किसी भी प्रकार के, मैं सिर्फ पॉलिटिकल विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, आपको किसी से एकदम जम कर प्रॉब्लम है, तो आप उस वक्त मानेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मैं इसको कितनी गाली भी दूं तो उसको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और फिर वही राइट जब वो सामने वाला आपके बारे में एक्सरसाइज करता है, तब आपको लगता है कि ठीक है भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये एक कश्मकश जो आप कहिए, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमेशा हमेशा रही है। ये जो मैंने ये टेक ऑफ है जो मेरा, इस समय ये बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं कि जो चल रहा है उसको एंडोर्स करने की बात नहीं है, लेकिन एक समझना तो पड़ता है कि यहाँ तक कैसे आ गए, और वो मार्कर्स हम अक्सर मिस कर जाते हैं। देन वी आर देयर फॉर अ सरप्राइज, हमको अचानक सब कुछ लगता है। अब ये पिछले रविवार को ही एक थोड़ी असाइड तौर पर मैं बताऊं, लेकिन इससे जुड़ी हुई बात है कि हमने जो रामचंद्र गुहा की किताब का इनॉग्रेशन गुजराती अनुवाद किया और राम भाई की हाजिरी में इनॉग्रेशन हुआ,
तो उस किताब को ट्रांसलेट करते करते मेरे जहन में एक ही बात आती थी कि ये तो हमको पता ही नहीं है, इतना सारा पहले सब हो चुका है। तो मैं अक्सर पहले बीजेपी के बारे में बात होती थी तो मैं अक्सर कहता था कि बीजेपी बेचारी, उस वक्त की बात है, अभी तो नहीं है, बेचारी बीजेपी ने कोई पाप मौलिक नहीं किया, सभी पाप कांग्रेस वाले कर चुके हैं। इन जो भेद है वो मात्रा का भेद है, लेकिन खैर अभी तो मौलिकता में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं ये कहता था। तो आप इंडिया आफ्टर गांधी पढ़िए, उसमें लगता है हर एक बार, उस वक्त संडे को राम भाई ने भी अपनी स्पीच में ये बात कही थी, हर एक डिकेड में, अक्सर ज्यादातर जनरली हर एक डिकेड में ऐसा मौका आता है जब आपको लगता है कि इंडिया नहीं बचेगा, इंडिया विल बी फिनिश्ड। जो डूम्सडे सेइंग कहते हैं, जिसको परदेश पे देश पे सब लोग, क्या अभी ये देश का कोई भविष्य ही नहीं है, जैसे आज हमको लगता है। तो ऐसे मौके आए हैं, और फॉर्चुनेटली हम सबके लिए एक आध बार इमरजेंसी आ गई प्रकाश भाई के लिए, तो उनका चेंज ऑफ एड्रेस हो गया अच्छा सा। लेकिन एक अपवाद को बात करके अभी उतना ब्लैंकेट वो चीज नहीं हुआ कि भाई, कहते हैं ना कि वी बाउंस बैक, हम एक या दूसरे तरीके से वापस आ गए। ऐसा नहीं कि वापस आ गए इतना काफी है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना कि आप बीमारी से अच्छे तो हो जाते हैं, लेकिन आपका वजन बहुत घट जाता है। तो वी बाउंस बैक, एंड मे बी एवरी टाइम वी लॉस्ट सम वेट, एवरी टाइम वी लॉस्ट सम वेट, कुछ ना कुछ नुक्स रह गया कि अब अच्छे तो हो गए लेकिन मिठाई नहीं खा सकेंगे, अच्छे तो हो गए लेकिन मुसलमानों की बात नहीं कर पाएंगे, है ना, अच्छे तो हो गए हैं, वी बाउंस बैक, लेकिन अभी वो दलितों वाली बात, रिजर्वेशन वाली बात जरा कॉर्नर में जाके करनी पड़ेगी। तो बाउंस बैक जब कहते हैं तब ये याद रखना जरूरी है। ये भाई दुर्गेश बैठा है डॉक्टर, तो भी मैं ज्यादा का क्या कहूँ, लेकिन हर बार आप बीमारी से अच्छे होते हैं तो पहले जैसे नहीं हो जाते। समटाइम्स यू सर्वाइव विद समथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ आप जीना सीख लेते हैं। तो देश की जिंदगी में भी ऐसा अक्सर हुआ, जैसा इंडिया आफ्टर गांधी में कहा गया कि भाई इतनी बार मुश्किलें आई, लोगों ने मान लिया, सोच लिया कि भाई ये देश अब नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो गुहा ने पहली एडिशन की जो प्रोलॉग लिखा था उसका ही उन्होंने शीर्षक दिया था अननेचुरल नेशन, जो हमने गुजराती में कहता था अकुदरती राष्ट्र। इट आई मीन ऑन द फेस ऑफ इट, आप ऑन पेपर देखेंगे तो आपको हैरत, कोई भी यूरोप वाला आकर यहाँ देखेगा तो वो बोलेगा कि यार दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन, इसमें तो 10, 12, 15 देश है, हाउ डू यू मेक ए नेशन आउट ऑफ इट, ए सिंगल नेशन। लेकिन खैर ये सब के बावजूद भी हम टिक गए हैं, 75 साल अमृत महोत्सव वगैरह भी हो गया है। अब देखिए ये टिक गए हैं, ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि टिक जाएंगे है ना। तीन हमारे फलाने चाचा को 6 हार्ट अटैक आ गए तो फिर 7वें में जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 आए तो फिर 66 झेल जाएंगे। तो दैट इज अप टू अस कि भाई ये और वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहले अभी जो बात करनी पड़ेगी वो अखबारों की नहीं। अगर आयरनिकली प्रसार माध्यमों की, अगर प्रसार माध्यमों के मीडिया के रेफरेंस से आज बात करनी होती तो मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में बोलना पड़ता कि आप किसी को इतना झूठ फैलाने की, इतनी नफरत फैलाने की फ्रीडम नहीं दे सकते। तो अभी मीडिया की बात करें तो there is this reverse phenomena going on, that they are having, I mean, unlimited freedom to express their hatred,
their agenda, their lies, I mean all sorts of things which is harmful to the fabric of our nation. वो एक चीज है। तो लेकिन क्योंकि थैंकफुली वो मीडिया के बाहर एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, पनपा है, ज्यादातर बुरा है, भयानक है, लेकिन कुछ अच्छा भी है। तो जिसके चलते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की चिंता करनी पड़ती है कि भाई ये महमूदाबाद का क्या होगा, वो प्रोफेसर का, या तो एक्स वो यूट्यूबर का क्या होगा, या तो रविश का क्या होगा, रविश कुमार का। ये एक जो यूनिवर्स है जिसको आप लार्जली इंडिपेंडेंट वॉइसेस कह सकते हैं, जो कि कोई बड़े मीडिया से जुड़े नहीं है। इसमें भी एक कैच है। अभी मैं पिछले दिनों एक दोस्त से बात कर रहा था कि यूट्यूब चैनल शुरू करने का मूलभूत हेतु ही यही था कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आपकी आवाज का गला घोंटता है तो आप उसको उससे बाहर आकर अपनी स्पेस में अपनी बात कर सकते हैं। दैट वाज द होल आइडिया ऑफ हैविंग ए यूट्यूब चैनल कि भाई हमको उसमें नहीं उतरना है, वो उन लोगों की जो बड़ी गेम है, वी आर नॉट बॉदर्ड विद दैट। हम तो क्या करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली गुजराती में ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स है, दे आर कंपीटिंग विद चैनल्स, न्यूज चैनल्स। तो ये सरकारी एजेंडा चलाना या सरकार की ટોકન આલોચના कर लेना, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને લવિંગ કેરી લાકડીએ, સરકારને લવિંગ કેરી લાકડીએ મારી લેવાનું અને લોકોને સમજાવી દેવાનું કે જોયું અમે તો મારીએ પણ છે સરકારને, અમે તો કોઈની શરમ નથી પડતા। फिर चुनाव आता है तो आप 10-20-40 लाख रुपया ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लविंग भी चालू रखो, ये भी चालू रखो, लविंगली योर्स। तो ये भी एक दिक्कत है। हिंदी में भी, हिंदी अंग्रेजी में उतना नहीं है, गुजराती में ज्यादातर जो बहुत पॉपुलर। अब देखिए मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा तो मेरा ओपिनियन, जो किसी के लिए बायस भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन मुझे जस्टिफाइड लगता है, आपको बायस लग सकता है, वो आता है, वो एक बात है ना। ओपिनियन एक चीज है और कैलकुलेटेड प्रोजेक्शन अलग चीज है। लेकिन अभी गुजराती यूट्यूब चैनलों में कई बार, मतलब सब चैनलों में नहीं लेकिन ज्यादातर चैनलों में कई बार ऐसा चलता है, ऐसे एजेंडे चलते हैं, ऐसी वो सरकार की भक्ति चलती है कि वही नेहा सिंह राठौड़ वो लोग का कितना अच्छा मतलब करती है, तो उसको सरकार की ओर से काफी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर कुछ यूट्यूब चैनलों पर नेहा सिंह को गाली दी जाती है कि वो तो है ही ऐसी है। तो अब ये भी अभिव्यक्ति स्वातंत्र तो है ही, तो हम जब अभिव्यक्ति स्वातंत्र की बात करते हैं तो हमें ये स्पष्ट करना पड़ता है कि हम किस प्रकार की। अभी देखिए ये जो हिटलर ने और खास करके उनके गुरु गोबेल्स ने हमको जो सिखाया, वो ये एक बहुत बढ़िया बात थी कि आपको लोकशाही खत्म करनी है तो लोकशाही से ही करो, आपको अभिव्यक्ति स्वातंत्र का गला घोंटना है, आप तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र से ही घोटो। तो फिर वो जो शब्द है, वो जो टर्म है, उसको आप सड़ा हुआ बना दो, उसको स्टिंकिंग बना दो आप, कि कोई उससे हाथ नहीं लगाए। ऐसे लोग जब अपना काम करेंगे, ये अर्नब वगैरह टाइप्स जो है, या तो ये कुछ यूट्यूब चैनल वाले, देन यू आर इन अ फिक्स, जैसे मैं हूं कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र की ब्लैंकेट सपोर्ट कैसे करूं। तो ये एक बड़ा सटल सा एजेंडा है कि भाई एक अच्छी भली चंगी पवित्र चीज है, एक अच्छी भली डेमोक्रेटिक वैल्यू है, उसको आप सड़ा दो, उसको आप अनटचेबल बना दो, उसके वर्च्यू के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में लोगों के मन में कोई दुविधा पहले नहीं थी,
आप पैदा करो। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं रहनी चाहिए। ये हाना आरेंट जो थी, उन्होंने उस जमाने में कुछ ऐसे इस मतलब का कुछ लिखा था कि भाई ये लोगों को, आप कई बार आपको लगता है कि ये इतने मूर्ख तो दिखते नहीं, तो इतनी मूर्खामी क्यों करते हैं, लेकिन वो मूर्खामी नहीं होती है। किसी चीज को आपको ट्रिवियलाइज करना है, किसी चीज को आपको डिस्क्रेडिट करना है, तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। अभी आप ब्लैंकेटली नहीं बोल सकेंगे कि नहीं, हम यूट्यूब चैनलों को स्वतंत्र आवाज दो, तो ये तो फिर ये अभी तो हो ही रहा है ये सब। तो अभी का जो दिक्कत है ये है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दूसरी एक दिक्कत ये है कि आज ही वो, मैं सुहास पर्सिकर का जो इंडियन एक्सप्रेस में लेख है, उन्होंने कुछ इसी बारे में लिखा है, तो मैं जस्ट पढ़ रहा था कि किन किन कारणों से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनी जाती है, और वो कारण उतने इनवैलिड भी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, एंटी टेररिज्म, ये सब जो कारण है ये इतने मजबूत है कि अपने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सबको इसका पर्चा मिल गया है कि आप कुछ भी लिखेंगे और सरकार अगर आपको धरना चाहे तो आपको धर ले, आपको कुछ भी कर सकती है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे। दूसरी एक बड़ी क्यूरियस चीज है इसमें, जो कि बहुत वैलिड, मैंने कहा ना, किसी भी चीज को इन्होंने पवित्र नहीं रखा, कि भाई दो समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना। अब ये तो इनका एकदम मास्टर ही है, पीएचडी वाला सब्जेक्ट है। अपनी ये जो सरकार और उनके जो पूरी इकोसिस्टम है, तो दो कम्युनिटी के बीच कैसे वैमनस्य पैदा करना, इसको ये तो इनकी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और इसमें विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन आप कोई जुबैर, मोहम्मद जुबैर अर्थ न्यूज वाला किसी की हेट स्पीच रिपोर्ट करता है तो ये उसको धरते हैं कि तुम दो कम्युनिटी के बीच में एनिमोसिटी फैला रहे हो। अरे भाई, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तो आईने को तोड़ने जैसी बात है, लेकिन ये तो भाई ऐसा ही करेंगे। तो ये जो सारे प्रीमाइसिस है, ये ऐसे प्रीमाइसिस है कि जिसकी, और दिक्कत ये है कि कोई चीज, यानी कि फर्ज कीजिए कि नेशनल सिक्योरिटी, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं, ये तय कौन करेगा? तो जैसे सुहास भाई ने लिखा है कि द सोल आर्बिटर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द गवर्नमेंट। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, एंड दैट इज हाउ इट इज। हाँ, आप सुप्रीम में जा सकते हैं, अभी तो खास जा सकते हैं। पुलिस को कहेगी कि इनकी कुछ एसआईटी भी है, पुलिस सुप्रीम तो एसआईटी भी बिठा सकती है, To read out. तो सुप्रीम है। तो दिक्कत ये है कि जो सरकार है, दैट इज द सोल काइंड ऑफ फाइनल काइंड ऑफ आर्बिट्रेटर ऑफ दिस होल एक्सरसाइज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो और जैसे आगे मीनाक्षी बहन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही ये दिक्कत है। अभी कल रात ही मैं एक पिक्चर देख रहा था, मुझे तो बड़ा आनंद आया। उसका नाम था ऑफिशियल सीक्रेट्स, अमेज़न प्राइम पे है, किसी को अगर देखना है तो। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला झूठ चलाया अमेरिका ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर, तो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, ये सत्य घटना पे आधारित है ये पिक्चर। तो ब्रिटेन की जासूसी जो संस्था है, MI6 नहीं, उससे और अलावा एक है, उसमें काम करने वाली महिला के पढ़ने में ये एक मेमो आया, विच वॉज पार्ट ऑफ हर जॉब। उसका काम न्यूज ड्रॉपिंग करना था, लोगों की बातें सुनना था और उसमें से जो कुछ काम का है वो निकालना। तो दे वर फॉरवर्डेड ए मेमो बाय देयर बॉसेस कि इतने 6 नेशन से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर नहीं है, बट इराक पे आक्रमण करना है, इसके ऊपर वोट होता है, तो अगर ये 6 या 7 मेंबर हमारे पास हो तो वी कैन विन द वोट एंड अटैक इराक।
अब कोई लेजिटिमेसी तो है नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है। अमेरिका वाले जो थे भाई कॉलिन पोवेल, तो सीआईए ने कहा कि नहीं है, तो इन्होंने अपना डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया और वहीं से ले लिया कि भाई नहीं है, कुछ तो है। तो दे वर हेल बेंट ऑन अटैकिंग इराक एंड दे वर नॉट गेटिंग सपोर्ट। तो मेमो ये आया है कि ये 7 या 6 या 7 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको यूज ड्रॉप करो, उनकी कमियां ढूंढो उनकी बातों में से, और उनको ब्लैकमेल करके फोर्स देम टू वोट फॉर अस। अब ये मेमो पढ़ के वो लड़की सीधी साधी है, उसका कोई बड़ा वो नहीं, लेकिन शी इज हर्ट। उसको लगता है कि ये गलत बात है, इसका उपयोग युद्ध करने के लिए होगा जिसमें काफी लोगों की जान जाए। तो बड़ी हिचकिचाहट के बाद वो लड़की वो मेमो का ऊपरी हिस्सा, ईमेल है तो ऊपरी हिस्सा फाड़ डालती है, किसने किसको लिखा है ये हिस्सा, एंड शी गिव्स इट टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स who is an anti-war activist। और वो एक्टिविस्ट ब्रिटेन का जो अखबार है द ऑब्जर्वर, उसके एक बंदे को भेज देती है। और फिर क्या होता है, मैं पिक्चर की कहानी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन द वे शी वाज मेड टू सफर, आखिरकार में उसको बहुत बढ़िया वकील मिलता है और जो प्रोसिक्यूशन है दे विथड्रॉज द केस। वो लड़की गिल्टी प्लीड कर चुकी है एंड द जज इज फ्यूरियस ऑन प्रोसिक्यूशन कि ये लड़की प्लीड कर चुकी है कि मैंने दिया है, एंड हाउ कैन यू विथड्रॉ द केस। देन वो लड़की का वकील कहता है कि हमने कुछ ऐसा मांगा है कि वो अगर बाहर आएगा तो इनकी आबरू जाएगी। they have no ground whatsoever to hold this case, और नाक कट जाएगी। so ये जो मसला है कि भाई आप, if you don't want America to illegally is the word I am using because they have used it, illegally attack Iraq, then you have to take this sort of risk। वो लड़की का बॉयफ्रेंड है, पति है, लेजिटिमेटली उसके साथ शादी हुई है, ही इज फ्रॉम इराक, वो कुर्द है। वो बोलती है कि यार दिस मैन इज कुर्द, उसके इतने लाख लोगों को सद्दाम ने मारा है कि दिस इज द लास्ट पर्सन टू सेव सद्दाम। उसका कोई एजेंडा ही नहीं है सद्दाम को बचाने का। बट आई डोंट वांट कि भाई जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है ऐसा कुछ करके आप हजारों लोगों को मार दो। तो ये अब अमेरिका और ब्रिटेन हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक प्रकार के एक आदर्श मुल्क हम जिसको पहले मानते थे ऐसे थे, बट नो, इट्स नो लॉन्गर द केस। अभी वहां पर भी ये तो बुश के वक्त की बात है, 15-20 साल हो गए होंगे। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया में ये आलम है। अब पूरी दुनिया में ये आलम है, ये कह कर सो तो नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया का हम भी भाग है। तो हमको तो हमारे यहाँ जितना है वो लागू होता है, दुनिया में जो होता है इससे आश्वासन नहीं मिलता। इससे तो हमको चिंता होती है कि अब तो वहां पर भी ऐसा हो गया। अखबार की बात हो रही है तो मेरी एक बहुत प्रिय एनालॉजी थी। मैं जब नया नया आया पत्रकारिता में 95 के आसपास, 5-6 साल फुल टाइम काम किया अखबारों में, तो मुझे लगा कि ये गुजराती अखबार कब सुधरेंगे। और जब आप यंग होते हैं तो आपको आशा होती है, प्रकाश भाई की बात नहीं है लेकिन जनरल स्पीकिंग, तो मैं ये सोचता था कि नहीं, कभी तो गुजराती हमारे जो अखबार है ना वो अंग्रेजी अच्छे अखबारों जैसे बनेंगे। लेकिन फिर वो जॉर्ज बुश वाली जोक है ना कि बुश लालों को अंग्रेजी सिखाने गए तो वो बिहारी बोलने लग गए। तो अभी क्या देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि अंग्रेजी जो अखबार थे वो अब गुजराती अखबार जैसे हो गए। तो अब किसके ऊपर, अब एक मैं उदाहरण देता हूं, जस्टिस लोया का केस। मैं जैसे मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन वो केस के बारे में कैरेवान ने जो लंबी रिपोर्ट दी थी वो मैंने बड़ी शांति से पढ़ी थी, और उसमें इतने लूज एंड्स थे
मतलब जो जो हमको रिपोर्ट में नहीं, रिपोर्ट तो वो लूज एंड्स को उजागर करने वाली थी। अंग्रेजी में हम जिसको स्मोकिंग गन्स कहते हैं, इतनी स्मोकिंग गन्स थी उस रिपोर्ट में, एकदम पिंचिंग क्वेश्चंस थे। बहुत लंबी, शायद 20-30 पन्नों की रिपोर्ट थी। उस वक्त मैंने सबको एक तरह से कहिए कि नाप लिया। एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, उस वक्त ये लोग थे, दे वर सपोजिटली द फोर्ट ऑफ लिबरल पीपल, एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस। इन्होंने भी लोया प्रकरण में जिस तरह की भूमिका निभाई, वो उनसे जो अपेक्षा की गई थी उससे बहुत ही घटिया थी। हाँ, मैं समझता हूं कि यू डोंट टेक रिस्क। आपको, आप जितने बड़े, आपका स्टेक जितना बड़ा, आपकी इनसिक्योरिटी उतनी ज्यादा, तो मैं समझता हूं। लेकिन फिर भी कई बार आपको अच्छे रिपोर्टिंग के टापू, आइलैंड्स मिल जाते हैं। हाँ हाँ, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, एक्सप्रेस में ये बड़ा अच्छा रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट था बड़ा अच्छा था, या हिंदू में ये था, फला में ये था, टाइम्स में भी कभी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन they have all become islands of good journalism. Good journalism has become an exception and not the rule, even for English. तो कैरेवान वगैरह की बात इसलिए अलग है। वगैरह में क्या आता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैरेवान मुझे मालूम है। कैरेवान जब, और कैरेवान में एक जो लंबा प्रोफाइल, ये मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में इसलिए ये चीजें बताता हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको मिल गई, उसके बाद आप इसका क्या करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कारवान अर्नब गोस्वामी पे कवर स्टोरी करता है, जिसमें वो पोर्ट्रे करता है क्रेडिबली, ये आदमी इतना चक्रम नहीं है, ये इसकी बिजनेस पॉलिसी है। दैट मेक्स टोटल सेंस। ये शेखर गुप्ता का प्रोफाइल करता है, इट ओपन्स द स्टोरी विद अ पार्टी, कि शेखर के वहां पार्टी चल रही है और बाहर कितनी ये बीकन वाली गाड़ियां पड़ी है। सो दिस इज रिपोर्टिंग एंड दिस इज व्हाट वी आर ब्लडी सपोज टू डू। लेकिन ये नहीं होता, ये कोई नहीं करता। और क्या है कि मैं जब गुजरात समाचार में मैंने 8 साल में जुड़ा रहा, रिपोर्टिंग कभी नहीं किया है, एडिटोरियल राइटिंग, कॉलम राइटिंग ज्यादातर लिखना हुआ। तो कभी कभार बार बोलने जाता तो कोई मुझे गुजरात समाचार का बंदा सोच के समझ के कुछ उल्टा सीधा भी कहते हैं, वो तो गाली तो खानी पड़ती है आपको अगर आप ये सब करते हैं। तो बोले कि तुम्हारा अखबार ये, तुम्हारा अखबार वो, तुम्हारा अखबार अधनंगी तस्वीरें छापता है, तुम्हारा अखबार ये करता है। मैंने कहा कि बिल्कुल करता है और मुझे उससे बिल्कुल दिक्कत है। आपको है? बोले है, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको। तो मैंने कहा कि आप आज मुझे बता रहे हैं, इसके अलावा आपने कुछ किया? आपको जब दिक्कत हुई कि ये तस्वीर क्यों छपी, ये खबर ऐसे क्यों छपी, आपने कभी अखबार की ऑफिस पे फोन किया? गुजरात समाचार के बारे में तो मैं उनको बताता था, क्या भाई फोन तो करो, श्रेयस भाई खुद बात करेंगे। टू हिज क्रेडिट, मैं इनकी कई चीजों से एग्री नहीं हूँ, कई चीजों का क्रिटिक भी हूँ। और अभी स्क्रोल में मैंने जो गुजरात समाचार के बारे में लिखा था, आप पढ़ लीजिएगा, तो उसमें मेरा क्या विचार है आप समझ पाएंगे। लेकिन जो है वो है। आप श्रेयस भाई को उनके मोबाइल पर फोन करेंगे, इफ वो कुछ नहीं कर रहे होंगे तो वो आपका फोन रिसीव करेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ रूड नहीं होंगे। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा किया? नहीं किया। उस वक्त 25 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था। मैंने कहा आपने कभी एक 25 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखा? तो भाई अखबार खराब है, सरकार खराब है, अच्छे कौन है? हम, क्योंकि हम हैं, हम तो पूरे हो नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होता ना। मैंने कहा कि भाई हमारी भी एक आप अखबार वॉच डॉग है, तो वॉच डॉग का भी कोई वॉच डॉग होना चाहिए ना। और मैं दूसरा कहता था कि ये सब
आदर्श की बातें छोड़ो कि अखबार चौथो स्तंभ बने, લોકશાહી ના પ્રહરી ના બધી કવિતાઓ, ડોન્ટ ઇન્ડલ્જ ઇન્ટુ ધીસ કવિતા. You are customer, they are sellers. This is a business. आप वो ठेले से आलू खरीदने जाते हो तो एक सड़ा हुआ आलू देखते हो तो वापस रख के बोलते हो दूसरा लाओ. आप पूरा का पूरा सड़ा पेपर ले लेते हो, हर रोज लेते हो और कभी शिकायत नहीं करते. तो वो क्यों अच्छा दे? आप मुझे एक कारण बताइए कि वो क्यों अच्छा पेपर दे. आपको सड़ा हुआ आप ले लेते हैं, आप कभी शिकायत नहीं करते. मैंने उनको कहा था कि अखबार में आप शिकायत करो तो देर आर चांसेस कि उसका थोड़ा बहुत असर हो. मैंने 2 ही बार ऐसी शिकायतें देखी है, ज्यादा हो सकती है, मुझे याद 2 है. एक गुजरात समाचार की, एक संदेश की. गुजरात समाचार में ये जब स्वाध्याय कांड जो हुआ, जयश्री दीदी वगैरह, तो पहले दिन गुजरात समाचार में फ्रंट पेज 4 कॉलम खबर छपी थी कि उसका जो ज्ञान विस्तारक ट्रस्ट था उसमें से जस्टिस विजय दीवान का इस्तीफा. उसके बाद कुछ नहीं आया. फिर देयर वाज नो फॉलो अप स्टोरी. संदेश ने एक बार स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में कुछ छापा, तो देयर वाज सो मच बैकलैश ऑन बोथ दी स्टोरीज. तो बात यह है कि आपके प्रिय बाबा भावी को कुछ होता है तो आप यू फ्लड द न्यूज़पेपर ऑफिस. और चीजों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको कोई मतलब आपका कुछ भी कर ले. अब ये जब फेसबुक वगैरह आया तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि है क्या, व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट, कि वो फ्री दे रहा है ये. तो फिर किसी दोस्त ने समझाया कि भाई इसमें तो तुम ही प्रोडक्ट हो. आई मीन you are what they are trying to gain, कि तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी हस्ती है वो उनकी कमाई है. उनको उससे वो बहुत कुछ कमा सकते हैं. तो दिस न्यूज़पेपर्स वे आर ऑलरेडी नोइंग इट. भाई आप ऐड लेने जाओ, है ना, ऐड लेने जाओ तो क्या पूछेंगे, सर्कुलेशन कितना है. एबीसी एक जमाने में हुआ करता था, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन. उसका सर्टिफिकेट अखबार और मैगजीन लेते थे. क्यों लेते थे? बिकॉज इट हैड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द एडवर्टाइजमेंट्स यू गेट. भाई मर्सिडीज कंपनी कार ला रही है तो नेशनल कैंपेन बनेगा. गुजरात में वो क्या बोलेंगे कि भाई वर्नाक्यूलर में जाओ तो वर्नाक्यूलर में जो डेली में जो नंबर 1 है उसको दो. So how would you prove to Mercedes that you are number 1? So ABC. Who is ABC? What is ABC? It's you. You are the readers. You are their numbers. They are selling you and getting that. But we never kind of, हम वो आदर्श की एक बात में काफी ज्यादा रहे कि भाई अखबारों को तो सेवा. फिर हम शिकायत भी ऐसी, गुजराती में આપણે કે નબળી शिकायतों, शिकायतें भी ऐसी फीबल, ऐसी सॉललेस शिकायतें करते थे कि उन तक पहुंचती ही नहीं. मुझे पक्का लगता है कि लोग अगर ज्यादा प्रोएक्टिव होते तो अखबार इतने खराब ना हुए होते. अब की बात नहीं है, लेकिन इसमें भी ऑल्सो देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. एस्टैब्लिश मीडिया की बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, तो इसमें 2 बहुत ही अहम मुद्दे हैं जो कि हम ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बात करनी चाहिए. तो सवाल है कि अखबार यानी कौन? अखबार, मैगजीन, चैनल यानी कौन? मालिक या पत्रकार? हम किसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं? मुझे मालूम है, मुझे पक्का मालूम है कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अपने पत्रकारों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देता. जो पूरी दुनिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेके घूमते हैं, अच्छा करते हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं. दे डोंट फाइट फॉर देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सेठों के सामने अच्छे अच्छे सूरमाओं की क्या हालत होती है, जिसमें कॉलमिस्ट भी आ गए, मैंने देखी है, फर्स्ट हैंड देखी. तो दिस वी डोंट रियलाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात समाचार.
ભાઈ ગુજરાત સમાચારને તારે કેટલા લેવા દેવા? તારા બાપાના શેર છે અંદર? નથી તો શાંતિ રાખ ને. તો आई मीन व्हाट इज योर स्टेक इन गुजरात समाचार कि भाई वो फ्री फियर इंडिपेंडेंट लिखना चाहिए, दैट इज योर स्टेक एंड यू फाइट फॉर इट, फाइन. बट ये जो इंस्टीट्यूशनल वो फिर चीज हो जाती है, तो दैट ऑल्सो वी डोंट रियलाइज कि भाई આપણે શેઠોની વાત કરીએ છીએ. either we are talking about states, the owners, when we are talking about the freedom of expression. पहले क्या था मोदी से पहले के जमाने में, जनरली स्पीकिंग, कि जो लीडर्स थे वो जो बीट रिपोर्टर्स होते थे इनको हाथ में रखते थे कि भाई अब गांधीनगर करते हैं या तो क्राइम बीट करते हैं या तो म्यूनिसिपालिटी करते हैं, तो वो आपके साथ डील कर रहे हैं. मेरा एक दोस्त है प्रशांत दया, ज्यादातर लोग जानते हैं. हम साथ में एक अखबार में काम कर रहे थे, तो इसको जानने की जरूरत नहीं है कौन सा अखबार है. तो एक यूनिट है अहमदाबाद के बाहर, वो बड़ा पोल्यूशन कर रहा था. तो प्रशांत वहां गया, उसने वहां गया और उसने ये सब थोड़ा बहुत जो कुछ सर्वे रिपोर्टिंग वगैरह किया, फिर ओनर को मिला. ओनर ने बिठाया, चाय वाय पिलाई होगी, फिर बोले कि बोलो अब क्या व्यवहार क्या करना है गुजराती में, व्यवहार શું કરવાનો है આપણે. प्रशांत being प्रशांत, I mean you would not never indulge into these things. इसने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, तो स्टोरी छपेगी. तो मैं वहां था नहीं, लेकिन प्रशांत ने जिस तरह से मुझे नरेट किया, और वो बड़ा अच्छा नरेट करता है, आई कुड ऑलमोस्ट विजुअलाइज कि वो जो मालिक था उसके चेहरे पे लगभग बुद्ध जैसी करुणा रही होगी. वो कहता था कि यार देखो, तुम नहीं समझोगे तो तुम्हारे सेठ से मुझे बात करनी पड़ेगी. तुम समझ लो मेरा सस्ते में पच जाएगा, तुम्हारे सेठ को ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्यों ऐसा मेरा क्यों नुकसान करवा रहे हो. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पूरी डिबेट में where do we place this sort of things, that we also need to figure out कि भाई ये भी एक हिस्सा होता है. और पत्रकारों, देखिए यूनियन शब्द कुछ वैलिड कुछ इनवैलिड कारणों से इतना मतलब सड़ा हुआ और डिस्क्रेडिटेड हो गया है कि उसकी हम बात नहीं कर सकते. राइट्स की बात करेंगे तो एकदम से किसी के कान खड़े हो जाएंगे. बट देयर इज नो सच थिंग फॉर जर्नलिस्ट. कोई जर्नलिस्ट छोटी आयु में इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, एकदम से जर्नलिस्टों को दौरा पड़ता है कि कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए, फिर बैठ जाता है. नथिंग हैपेंस. दैट इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स. इसमें कोई मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं. तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और पहले वो सिर्फ जर्नलिस्टों का इलाका था, उनकी और उनके मालिकों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमें चिंता करनी थी. अभी इट हैज कम टू आवर डोर्स. आप फेसबुक पे क्या लिखेंगे, आप ट्विटर पे क्या लिखेंगे, और खास करके क्या नहीं लिखेंगे, और ये सरकार तय नहीं करती. कमाल की जो बात है, मेरी एक दोस्त है, उसने ये मुझे बता रही थी, मैंने देखा नहीं है, कि उसने ट्विटर पे ये शेयर किया, ये राम गोवा वाला जो इवेंट था हमारा इनॉग्रेशन गुजरात. तो नीचे कोई उत्साही भाई ने, बिन गुजराती रहे होंगे, आके वीएचपी गुजरात को टैग किया और लिखा कि डू योर थिंग. तो अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट फॉर जस्ट द प्रेस एंड द चैनल्स एंड ऑल दिस बिग पीपल. अभी आप अपने घर में बैठे क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिख सकते हैं, वो आजादी खतरे में है. तो नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट. ये आज तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई एक आदर्श की लड़ाई थी, जो हमारा नहीं था. मतलब आदर्श हमारा था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं झेलने थे. वो तो कोई और के लिए हम लड़ रहे है ना, कोई अखबार वाला, कोई पत्रकार, कोई बहादुर, ये वो. इट्स नो लॉन्गर द केस. अभी ये सीधा आपको लागू होता है, और आज तक नहीं हुआ
तो ये मत समझिएगा, ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि आगे नहीं होगा। यू आर एट द मर्सी ऑफ आर्मी ऑफ ट्रोल्स कंडक्टेड बाय यू नो होम। तो अभी वो आपको हो सकता है कि आपको कुछ ना करे, मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई कला नहीं है। कोई मुझे बड़ी बहादुरी या शहीदी के प्रमाण पत्र देता है तो मैं बड़े आभार से उसका स्वीकार करता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इट जस्ट आई जस्ट डोंट फिगर इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स, दैट्स इट। इसमें मेरा कोई वो चीज नहीं है। लेकिन बात ये है कि आप पहलगाम के वक्त फेसबुक पर ऐसा लिख लिए कि यार ये टेररिस्टों का क्या हुआ, फिर उनकी अरेस्ट हुई कि नहीं, उनका ये हुआ कि नहीं, आपने 4 सवाल पूछ लिए, तो यू आर नॉट श्योर कि आपका ट्रोलिंग नहीं होगा। और ट्रोलिंग से लिंचिंग तक फॉर्चुनेटली आई मीन देयर आर स्टेप्स, बट इन सर्टेन केसेस that distance might disappear very quickly. But fortunately ज्यादा लोगों का ये अनुभव रहा है कि ट्रोलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। शाब्दिक लिंचिंग होता है, वो वाला लिंचिंग होने के लिए ज्यादातर आपको मुसलमान होना पड़ता है, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक तो अब ये पूरी जो आज की बात है वो तो बड़ी ऐसे स्ट्रे है, लेकिन उसका लास्ट में मैंने जो उसका समिंग अप कहा वो ही है कि ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र कोई एब्स्ट्रैक्ट मूल्य नहीं है, हमें बंधारण को नहीं बचाना है, हम बहुत छोटे होते हैं वो सब बचाने में, वी कैन ट्राई बट वी शुड अंडरस्टैंड आवर साइज। तो ये कोई एक लॉफ्टी आइडियल की लड़ाई नहीं है, ये आपकी डे टू डे की लाइफ जिसको पहले आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे वो आपसे किसी भी वक्त छीनी जा सकती है, वो छीन न जाए, इसकी लड़ाई है, ये अपनी लड़ाई है और किसी एक के सामने नहीं है। ये मेरी प्रतिष्ठा मोदी के बड़े और कड़े आलोचक की है, ममता बनर्जी आएगी तो वो तो इनकी बड़ी दीदी है। तो आप इल्यूजन में मत रहिएगा कि ये चले जाएंगे तो ये दिक्कत चली जाएगी, बिकॉज शेर ने खून चख लिया है, गुजराती में कहिए ना, वो आगे लोही चाकी नहीं तुझे। और सब सत्ता में होते हैं ना, इनका एक ही कुल होता है, वो एक ही तरह का टोटल कंट्रोल चाहते हैं। आज ये है कल दूसरे होंगे, ये कुछ ज्यादा खराब है, ये मैं मानता हूं और इसकी मुझे बहुत तकलीफ भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अच्छे आएंगे। तो कल केजरीवाल आएंगे, ममता, कोई भी, मतलब ये नाम कोई भी दे सकता हूं, लेकिन इन्होंने सिखा दिया है कि नाउ यू कैन कंट्रोल योर नैरेटिव्स बाय मास ट्रोलिंग। तो ये कोई भी करेगा क्योंकि किसी को सवाल नहीं चाहिए व्हेन दे आर इन अथॉरिटी। तो बात ये है कि ये अपनी लड़ाई है और एकदम आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ऐसी लड़ाई प्यार से लड़नी चाहिए। और प्रकाश भाई से कुछ सीख पाना बहुत कठिन है क्योंकि वो इतना सारा जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत भी अगर जो सीख पाए तो हंसते हंसाते ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, ये कला का थोड़ा अंश भी हमको आ जाए तो बाकी किसी और चीज की हमको जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू। धन्यवाद उरुष भाई। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना रह गया था कि रविवार को 25 तारीख, शायद मैं भूलती ना हूँ तो 25 तारीख को डॉक्टर जयंत नार्लिकर का मेमोरियल मीटिंग यहाँ पे नर्मद मेघानी लाइब्रेरी पे होगा। यूनिवर्स साइंस फोरम उसका ऑर्गेनाइजर है। आप लोगों की जानकारी के लिए आप आइए और जुड़िए। डॉक्टर नार्लिकर जी के बारे में जो विश्व ने बताया और बहुत सारा उनके बारे में जानने का जिसका इच्छा हो सब लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।